आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं तेरा इश्क मेरा जुनून सीजन 2 भाग 4 रीकैप। हो जाने बहार, ये गरीब आदमी कभी कभी गरीबी में भी आटा गीला कर देता है, इसीलिए मैं इसकी बात से सहमत हूँ। इस जबरदस्ती के रिश्ते से अब छुटकारा मिल जाएगा। तुम दोनों को जहाँ प्यार की बातें कम और नफरत की लातें ज्यादा बरसती हैं, जिसमें बाढ़ आने पर हम दोनों को ही डूबना पड़ता है। उन दोनों की बात सुन तविशी ने धनुष की ओर देखते हुए कहा, ठीक है। धनुष ने उसे एक बार देखा, फिर अपना चेहरा घुमा लिया। अभी सिग्नल था, इसीलिए गाड़ियां रुकी हुई थी। मैं तलाक के लिए तैयार हूँ, तविशी ने बम फोड़ा। अब आगे। अब शौर्य ने धनुष से पूछा, मुगले आजम, क्या आप तैयार हैं? मेरा मतलब है कि आप तैयार हैं इस तलाक के लिए? धनुष ने उसे लाल आंखों से घूरा तो वीर तविशी से बोला, 3 बार तलाक कहो फिर हो जाएगा, पर ये तो। तविशी को रोकते हुए शौर्य बोल पड़ा, कोई भी रिश्ता दिल से होता है तो टूटना भी दिल से चाहिए। तुम मुंह से कहो, हम कागज पर उकरवा देंगे। हाँ मेरी विशी, तुम एक बार कहो तो सही, हम तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम दोनों पर भरोसा है। कहते हुए तविशी ने जैसे ही मुंह खोला, धनुष ने खींचकर उसकी बाजू पकड़ ली और दूसरे हाथ से उसका मुंह बंद कर उसकी आंखों में देखने लगा। तविशी भी बस उसकी निगाहों में डूबी जा रही थी कि वीर की बातों से होश में आई। क्या तुम तैयार हो? वीर ने धनुष से जैसे ही पूछा, तविशी दरवाजा खोल बाहर आई और धनुष को भी खींचते हुए बाहर खड़ा कर दिया और उसका कॉलर पकड़कर तेज आवाज में बोली, तुम मुझे तलाक दोगे? उसके द्वारा अचानक किए गए इस प्रतिक्रिया से धनुष ही नहीं बल्कि वीर और शौर्य भी हैरान रह गए। तविशी उसके करीब आई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, बोलो, तलाक दोगे मुझे? धनुष आंखों में नाराजगी लिए उसे घूर रहा था। आसपास मौजूद सबको देख उसकी मुट्ठियां भीग चुकी थी, जिससे अनजान तविशी उस पर दबाव बनाते हुए बोली, क्या तुम मुझे सच में तलाक दे दोगे? धनुष ने अपनी आंखें बंद की, फिर खोलते हुए कहा, विशी चलो। तविशी ने तब भी कुछ नहीं सुनी, तभी ट्रैफिक पुलिस वहां आ गई। मैडम सर, सिग्नल ग्रीन हो चुका है, प्लीज आप लोग गाड़ी आगे बढ़ाइए। नहीं बढ़ाएंगे, क्या करोगे? तविशी ने उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए उससे आंखें दिखाई तो धनुष ने उसका मुंह बंद कर अपने करीब खींच दांत पीसते हुए कहा, अब क्या यहाँ भी तमाशा करोगी? पहले बताओ मुझे कि मुझे ऐसे सुंदर सुशील और भारतीय नारी को तलाक देने की सोची भी कैसे आपने? प्राणनाथ, मैं कैसे रहूंगी आपके बगैर? आपके सीने पर सर रख बिना मुझे नींद कहाँ आती है? अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? तविशी आंखों में आंसू भर नौटंकी करते हुए वहीं बीच सड़क पर बैठ गई। ये देखो, उस पुलिस वाले ने कहा, मैडम प्लीज आप साइड में हो जाइए, ट्रैफिक जाम हो चुका है, सब लोग परेशान हैं। तनुष ने देखा तो अब हॉर्न की आवाज तेज होने लगी थी। सब लोग चिल्लाने लगे थे, मगर तविशी को जैसे सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो तो बस अपनी आंखें टिमटिमाते हुए उसे ही देख जा रही थी, जिसे देखकर धनुष बस अपने जबड़े खींच रहा था। वहीं वीर और शौर्य चुपचाप बैठे उनकी झड़प देख मुचमुचाए जा रहे थे। इस बीच में बोलकर वो धनुष का गुस्सा नहीं बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए खामोश ही रहे। अब वहाँ भीड़ जमा हो चुकी थी और कुछ पुलिस वाले भी जा चुके थे। उन्होंने तविशी को रोते हुए बीच सड़क पर बैठे देखा तो धनुष से कहा, ये लड़की से ऐसे क्यों रो रही है? क्या लगा रखा है यहाँ? वो इंस्पेक्टर चिल्लाते हुए बोला तो ट्रैफिक मास्टर ने कहा, शिंदे साहब, ये मिस्टर सूर्यवंशी हैं। तो क्या करूँ? कोई भी रहे, ये रूल तोड़ रही और सिग्नल पर हंगामा मचाने के जुर्म में इन्हें अब थाने चलना होगा। धनुष शांत रहा तो तविशी ऊंची आवाज कर रोते हुए बोली, इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे पति हैं और ये मुझे तलाक देना चाहते हैं ताकि दूसरी औरत से ब्याह कर सके। अब आप ही बताइए, क्या कमी है मुझ में? मैं इतनी अच्छी हूँ ना कि कभी इनसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती, हमेशा नजरें झुकाए रहती हूँ। ये देखिए, कहते हुए उसने अपनी पलकी गिरा ली और इंस्पेक्टर उसे एकटक देखने लगा। उसने क्या कहा, कुछ भी उसके पल्ले नहीं पड़ा। धनुष ने अपने माथे पर अंगूठा रगड़ते हुए इधर उधर देखा तो सच में लोगों को परेशानी होने लगी थी। उसने इंस्पेक्टर को साइड किया और ट्रैफिक क्लियर करवाओ कहते हुए वीर को गाड़ी साइड में करने का इशारा किया और तविशी को जैसे ही अपनी बाहों में उठाने को हुआ, वो उछलकर थोड़ी दूर सरक गई। ये देख धनुष की भौहें सिकुड़ गई। तविशी इंस्पेक्टर से बोली, ये मुझे तलाक देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? वैसे भी मैं इनके बच्चे की अम्मा बनने वाली हूँ, उसने शर्माते हुए कहा तो धनुष ने अपने होंठ भींच लिए। वहीं वीर शौर्य के साथ हंसने लगा। धनुष ने उन्हें आंखें दिखाई तो वो गाड़ी साइड कर खड़े हो गए। इंस्पेक्टर मजूमदार, इन लोगों को पकड़ो और जीप में डालो, ये ऐसे नहीं मानेंगे। मजूमदार धनुष को देख घबराते हुए धीरे से बोला,
ये साहब एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सूर्यवंशी हैं। इनसे पंगा मत लीजिए वरना ट्रांसफ़र नहीं सीधा सस्पेंड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ के कर्ता धर्ता यही हैं और हफ्ते भर से आप जिन साहब से मिलने की कोशिश कर रहे थे ये वही हैं। मजूमदार की बातें सुनकर इंस्पेक्टर शिंदे की आंखें बड़ी हो गई। उसने अपना थूक गटका और धीमी आवाज़ में कहा, आई एम सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। तनुष ने कोई जवाब नहीं दिया और तविशी की बाजू पकड़ उसे खड़ा करते हुए अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी में बिठा दिया। तविशी हाथ पैर मारती रही मगर धनुष को फर्क नहीं पड़ा। उसने ना कुछ कहा ना कोई प्रतिक्रिया दी, बस खामोशी से मुठ्ठियां पीछे ड्राइव करने लगा। तविशी ने तिरछी नजरों से उसे देखा तो उसे अपना गला सूखता हुआ सा महसूस हुआ। वो पीछे मुड़ी तो वीर और शौर्य ने अपनी बत्ती सी चमका दी, जिसे देख तविशी चिढ़ गई। साले कुत्ते कमीने, कंजर, एहसान फरामोश। तनुष ने उसे घूरती निगाहों से देखा तो उसने आंखें मीचते हुए अपने होंठों पर उंगली रख ली और चुप हो गई। उसकी इस हरकत पर धनुष के होंठ एक तरफ को उठ गए। जाहिर था अपने भाव रोकने में वो माहिर जो था। चारों मुंबई पहुंच चुके थे, जहां रूपाली और सभ्यता किसी काम से पहले ही यहां आ चुकी थी। फ्लैट पर पहुंचे तो धनुष तीनों को छोड़ वापस बाहर चला गया। उसे जाते देख तविशी रुआंसी हो गई। वीर और शौर्य ने एक दूसरे को देखते हुए कुछ इशारे किए तो शौर्य अंदर चला गया। वीर तविशी को गार्डन की कुर्सी पर बिठाकर कहने लगा, अर्ज किया है जाने बहार, आज तुम्हें देख सूर्यवंशी साहब के लुटिये डूब जाएंगी जब उन्हें अपनी विशी में मेनका नजर आएगी। धनुष सिंह की तपस्या छोड़ वो इमरान हाशमी बन जाएंगे जब तुम मधुबाला बन उस पर बिजलियाँ गिराओगी। हाँ 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 साले, तुझसे ऐसे ही उम्मीद की जा सकती है। देख रही हो रूप, कहीं तुम्हारे बच्चे सस्ती शायरियों के शहजादा न बन जाए। शौर्य रूपाली के कंधे पर हाथ रखकर हंसते हुए बोला तो तविशी भी हंस पड़ी। वीर ने अपना मुंह बिगाड़ लिया और शौर्य पर टूट पड़ा। अबे साले, तुझे क्या मैं कोवा बिरयानी लगता हूँ जिसकी तू कभी भी चिकाई कर देता है? बेटा मैं गुलजार हूँ, गुलजार, जो एक दिन पूरी दुनिया पर अपना बगीचा बनाएगा। हाँ, और उसी बगीचे में तो कौवे भी उड़ाएगा। शौर्य उससे बचते हुए बोला तो वीर उसे मारने को दौड़ पड़ा। रूपाली और सभ्यता हंसते हुए तविशी के पास बैठ गई तो उसका उतरा हुआ चेहरा देख सभ्यता बोली, भाई नहीं माने क्या? तविशी उसके हाथ में प्लेट से अमरूद उठाकर खाते हुए बोली और नाराज हो गई। क्यों? रूपाली ने पूछा तो तविशी ने दोनों को सब कुछ बता दिया। रूपाली और सभ्यता ने पहले उसे देखा, फिर एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़ी। तविशिया मुंह फुलाकर दूसरी ओर मुंह करके बैठ गई तो रूपाली ने उसकी गाल खींचती हुई कहा, हाय, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैं मासी बनने वाली हूँ। सभ्यता चहकते हुए बोली, चल मासी बनने की खुशी में मैं तुझे कुछ आइडिया देती हूँ। मासी नहीं, चाची, वीर और शौर्य ने आते हुए कहा तो दोनों लड़कियां ने घूरने लगी। वहीं दोनों लड़कों ने चेहरे पर हजार बोल्ट की मुस्कान तैर गई। दिलरुबा, निगाहों से कत्ल बेडरूम में करना, अभी जाने मन को तैयार करने दो, वो जल्लाद गोरिल्ला बस आने ही वाला है। शौर्य ने सभ्यता की कमर पर चिकोटी काटते हुए धीरे से कहा तो सभ्यता का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने इस बात की उम्मीद ही नहीं की थी कि शौर्य ऐसी हरकत भी करेगा। उसका चेहरा लाल होते देख शौर्य ने अपना गला साफ करते हुए इशारा किया तो तविशी ने कहा, सूर्यवंशी साहब से पहले तुझे जल्दी है बाप बनने की। सभ्यता झेप गई लेकिन शौर्य ने एक बार फिर अपने दांतों का ऐड दे दिया। वीर और रूपाली बस एक दूसरे की आंखों में उलझे हुए थे, इसीलिए उन्हें बातें सुनाई ही नहीं थी। शौर्य वीर के कंधे पर कोनी टिकाते हुए बोला, तो शादी से पहले बाप बनने पर क्या रिएक्शन देगा? पूरी मुंबई और शिमला में दारू बांटूंगा। फिर खोया हुआ सा बोला, फिर हैरान होते हुए कहा, मेरी धड़कन रूप डार्लिंग, तुमने मुझसे इतनी बड़ी खुशी कैसे छुपाई? क्या? रूपाली के साथ साथ तविश और सभ्यता भी असमझ से उसे देखने लगी तो उसने आगे कहा, यही कि हमारे घर नन्हा मेहमान आने वाला है और इस आंगन में अब हमारी मस्ती ही नहीं तिलकारियां भी गूंजने वाली हैं। वह विशी ने तो मुझे अभी बताया है और वैसे भी ये सच नहीं है। भाई के सामने बस एक नाटक था, रूपाली ने कहा तो तविशी ने हाँ में सर हिला दिया। नाटक? इतना बड़ा? तुमने मुझसे छुपाया क्यों? वी सीरियस टोन में बोला, मैंने क्या छुपाया यार? रूपाली को कुछ समझ में नहीं आया। यही कि मैं पापा बनने वाला हूँ, वीर ने उदासी से कहा। हाँ, मैं वो बताने। क्या कहा तुमने? रूपाली आंखें बड़ी करते हुए बोली तो कब से रुके हुए शौर्य की हंसी फूट पड़ी और वो पेट पकड़कर जमीन पर लौट गया। सबने उसे देखा तो समझते हुए अपना सर पीट लिया तो वीर ने उसे लतियाते हुए एक मुक्का जड़ दिया और छिड़कते हुए कहा, साले गलतफहमी के झंडू बाम, तू कभी नहीं सुधरेगा। शौर्य ने हंसते हुए कहा, अबे तो अच्छी बात है ना, कम से कम हमारे बच्चे इस आंगन में धमा चौकड़ी तो बरकरार रखेंगे। हाँ, तूने सही कहा यार, कहते हुए वी भी उसके साथ हंसने लगा। वहीं लड़कियों ने अपना सर ना में हिला दिया तो तविशी उन दोनों को डपटते हुए बोली, देखो अगर मेरे सूर्यवंशी जी नहीं माने ना तो इसी आंगन में तुम दोनों की समाधि स्थल पर तुमसे ही मुशरा करवाऊंगी। हद है यार, एक ये जाने बाहर चिड़चिड़ी और एक वो जल्लाद गोरिल्ला, दोनों ही कूटने को आतुर रहते हैं।
वीर ने कहा तो तविशी बुरी तरह से उसे घूरने लगी। वीर हड़बड़ाते हुए उसके पास आया और उसे बिठाकर बोला, आज सूर्यवंशी शाह पर बिजलियां गिरवानी है, तुम देखो जाने बहार इन हाथों का कमाल। कहते हुए उसने शौर्य के हाथ से सामान लिया और दोनों गार्डन में ही उसका मेकओवर करने लगे ताकि जल्दी से उसे तैयार कर सके। दोनों ने मिलकर अच्छे से उसका मेकअप कर दिया, जिसमें तविशी बहुत ही प्यारी लग रही थी। वहीं रूपाली और सभ्यता ने उसे साड़ी पहना दी और धनुष के कमरे में छोड़ आई ताकि वो उससे बात कर सके। उसके जाने से पहले ही वीर और शौर्य ने उसे एक लंबी चौड़ी लिस्ट सुना डाली कि उससे कैसे बात करनी है, क्या कहना है, ताकि वो जल्दी से मान जाए और सबके साथ खुलकर रहे। जब से वो अलग हुए हैं तब से ही जैसे उसकी मुस्कुराहट छिन गई है, जिसे अब तविशी ही वापस ला सकती है। और उसमें उनके एक शरारती दोस्तों के कारनामे भी शामिल थे, जिसे धनुष बखूबी समझता था, मगर उनके चेहरे पर मुस्कान देख वो खामोश रह जाता था। आखिर उसके लिए तो यही बहुत था कि ये उसके साथ हैं और उसके पास सुरक्षित हैं। तभी तो चील की तरह ही उन्हें नजरों से बनाए रखता था, इसीलिए नहीं कि वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, बल्कि इसीलिए कि उन्हें कोई खतरा तो नहीं है या उन पर कोई मुसीबत ना आ जाए। हाँ, यही तो उसकी खूबी है जो बाकियों से अलग बनाती है। धनुष जब घर आया तो हॉल में कोई नहीं था। उसने एक लंबी सांस खींची और अपने कमरे में चला गया, जहाँ अंधेरा पसरा हुआ था। उसने जैसे ही हाथ बढ़ाकर स्विच ऑन किया, उसकी भौहें तन गई। वो बिना किसी भाव के सामने देखता रहा, जहाँ तविशी पर्पल कलर की साड़ी पहने खड़ी थी। उसने सिर पर हल्का घूंघट किया था, जिसमें उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। धनुष को देखकर वो मुस्कुराते हुए उसके पास आई, मगर धनुष उसे इग्नोर करके जाने लगा तो विशी ने उसकी कलाई पकड़ ली, जिससे वो ठहर गया। उसने बिना मुड़े ही अपना हाथ छुड़ाया और जाकर अलमारी खोल ली ताकि अपने कपड़े निकाल सके, लेकिन यहाँ तो विशी ने ठान लिया था उसे परेशान करने का, इसीलिए वो जाकर सीधा अलमारी में ही बैठ गई। धनुष ने अपने दांत पर दांत जमाते हुए उसे देखा और उसे साइड कर कपड़े निकालने लगा। अब तविशी सीधे उसके गले से लटकते हुए बोली, अब तुम मुझसे नाराज नहीं रह सकते, बहुत हो गई नाराजगी। विशी, इस वक्त मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। उसने रूखे स्वर में कहा तो तविशी उस पर पकड़ कसते हुए बोली, नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देती। मान जाओ ना सूर्यवंशी साहब, प्लीज़, अब और नहीं सह पाऊंगी ये बेरुखी, चाहो तो सज़ा दे लो, मगर ऐसे मुंह मत मोड़ो ना। उसकी आवाज़ भारी होने लगी थी और गला भर आया था, जिसे महसूस कर धनुष ने अपनी आंखें मींच ली, मगर कह कुछ नहीं पा सका। दे लो ना सज़ा, मगर यूँ चुप ना रहो, बहुत तकलीफ होती है यहाँ। उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा तो धनुष उसकी आंखों में देखते हुए बोला, और मेरी तकलीफ का क्या? हाँ बोलो ना, मेरी तकलीफ का क्या करूँ? तुमने कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं विशी। मेरा दर्द, मेरी तकलीफ, मेरी ज़िंदगी, बस यही सोचती हो तुम। अगर मेरी तन्हाइयाँ दिखाई नहीं देती तुम्हें, देखती हो तो तुम सिर्फ अपनी तकलीफ, अपने आंसू, मगर मेरी आंखों की लालिमा तुम्हें सिर्फ मेरे गुस्से का एहसास कराती है, दर्द का नहीं। उनमें छुपे वो अनका एहसास तुम कभी समझ ही नहीं पाई। और सच कहूँ, आज ये कहते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कि तुम मेरे लायक नहीं हो। उसने अपना मुंह फेरते हुए कहा तो तविशी की आंखें झरझर बहने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास था, मगर ये झूठ है कि उसे उसकी तकलीफ का अंदाज़ा नहीं है। वो जानती है कि उससे दूर होकर उसने क्या खोया है और अब फिर से वही गलती दोहराकर उसे खोना नहीं चाहती। वो तो उसके वजूद में खुद को शामिल करने, उसके साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहती है, जीना चाहती है। प्लीज़ मेरी बात सुनो ना, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, वो गिड़गिड़ाते हुए बोली तो धनुष का मन किया उसे अपनी बाहों में भरकर सीने में छुपा ले, मगर वो ठहर गया और उसकी बातों को नज़रअंदाज कर बाहर चला गया। तविशी उसके जाने से मायूस हो गई और वहीं बैठी सोचती रह गई कि उसे कैसे मनाए। अब जब तक वो उसे मना नहीं लेती, खाना तो दूर, पानी तक नहीं पिएगी। सोचते हुए उसने अपना मोबाइल उठाया और नंबर डायल करके किसी से बात करने लगी। उसने अपने आंसू पोंछे और अपने कमरे में चली गई। शाम का समय था जब उसका मोबाइल बजा तो गाड़ी लेकर वो घर से बाहर निकल गई। उसे यूँ अकेले जाते देख बालकनी पर खड़े धनुष के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई और वो भी उसके पीछे चला गया। तविशी समंदर किनारे आई, जहाँ पर बड़ा सा शिप खड़ा था और जुगनुओं के जैसे रोशनी वाले बल्बों की मध्यम रोशनी से जगमगा रहा था। वो शिप के अंदर चली गई तो धनुष भी उसके पीछे चला गया। तविशी शिप के ग्राउंड फ्लोर पर आई और एक कमरे में चली गई, जहाँ की फर्श शीशे की थी और नीचे मछलियों के रंग बिरंगी समूहें इधर उधर तैरती हुई इस फर्श की सुंदरता को बढ़ा रही थी। ऊपर का नज़ारा भी कुछ ऐसा ही था, मतलब सभी तरफ से वो कमरा पारदर्शी था, सिवाय एक तरफ को छोड़कर जहाँ दरवाज़ा था। वहीं धनुष ने जैसे ही उस कमरे में कदम रखा, उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियाँ गिरने लगी, जिसे देख धनुष मुस्कुरा उठा, क्योंकि उसकी खुशबू उसके परफ्यूम से मैच खा रही थी। उसने कमरे का जायज़ा लिया तो पूरे कमरे में पंखुड़ियों से घिरे कैंडल चल रहे थे, जिसके बीच में एक बड़ा सा बिस्तर था जो झूले के शेप में था और ज़मीन से थोड़ा ऊपर था। उसका हार्ट बना था और सॉरी लिखने के साथ एक इमोजी भी बना था, जिसमें अपने दोनों हाथों से दोनों कान पकड़े थे। धनुष जैसे ही उस बिस्तर के पास आए, एक आवाज़ गूंज उठी, अच्छा सुनो ना सूर्यवंशी साहब, सिर्फ कह देने भर से मुझसे दूर नहीं हो जाओगे। चाहे जितनी भी बेरुखी दिखाओ, मेरी निगाहों में बसी अपनी आहट का कतरा भी नहीं मिटा पाओगे। धनुष ने अपनी आंखें मूंद ली, फिर कठोरता से कहा,
तेरी दुनिया में खलबली मच जाएगी सिर्फ एक मेरे चले जाने से। बहुत जतन किए हैं ना तुमने मुझे किसी भी तरह भुलाने में। धनुष की इस लाइन पर तविशी निशब्द हो गई। फिर कुछ देर बाद बोली, समझते हो ना सिरे में उठ रही भावनाओं को, फिर इतनी शांत और बेजार क्यों हूँ? कह दो तुम्हें भी मेरी तलब है, ललक है, जिसे धड़कन में संजोकर अपनी धड़कती अरमानों को शीतल करना चाहती हूँ। धनुष ने मुड़कर देखा तो पीछे तविशी खड़ी थी, जिसका चेहरा कैंडल की रोशनी में चमक रहा था। वो बहुत ही प्यारी लग रही थी, मगर चेहरा मुरझाया हुआ था, जिसे देखकर धनुष के दिल में टीस सी उठी। वो स्माइल करते हुए अपने घुटनों के बल बैठ गई और अपना हाथ आगे कर दिया, जिसमें उसने कुछ पकड़ा हुआ था। धनुष ने उसे देखा तो वो एक कपल रिंग थी, जिसमें उसने अपने हाथों में पकड़कर उसके आगे कर दिया था। जब 15 मिनट तक धनुष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो वो मायूस हो गई और सिर झुकाकर वैसे ही बैठी रही, मगर धनुष अब भी खामोश रहा, जिसमें धीरे धीरे करके तविशी उठी और आंखों में आए आंसुओं को पीते हुए तेज कदमों से दरवाजे से बाहर निकल गई। मगर वो बाहर जाती उससे पहले ही धनुष ने उसकी कलाई पकड़कर अंदर खींच लिया। धनुष के इस तरह खींचने से तविशी खुद को संभाल नहीं पाई और उसके ऊपर जा गिरी। उसने अपनी पलकें उठाई और धनुष को ही देखती रह गई। उसकी आंखों में कुछ अलग ही एहसास थे जो तविशी को अंदर तक सहरा गई। उसने अपने से उठी बाहों में उठाया और शिप के टेरेस पर चला गया, जहाँ से बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसने उसे एक चेयर पर बिठाया और दूर तक फैले समंदर को देखते हुए कहना शुरू किया, जब तुम छोड़कर गई थी तो बहुत कोशिश की तुम्हें रोकने की, मगर उस समय तुम गुस्से में थी, मुझे देखना भी नहीं चाहती थी, इसीलिए मैं चाहकर भी तुम्हारे करीब नहीं आया। लेकिन जो गलती मैंने की थी, वीर का सच छिपाकर वही गलती दोहराकर तुम मुझसे अलग हो गई। पूरे 3 साल तड़पा हूँ मैं, ये तो तुम भी जानती हो। शादी के बाद से हम साथ ज़रूर हैं, लेकिन कभी एक नहीं हुए। प्यार अपनी जगह है विशी, लेकिन शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधने के बाद मैं तो क्या, किसी भी आदमी को अपनी पत्नी से कुछ उम्मीदें होती हैं। मैंने तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। हाँ, तुम्हें सताता ज़रूर था, जिससे तुम चिढ़ जाया करती थी, मगर मोहब्बत भी तुमसे बेइंतहा है, जिसे मैं कम नहीं कर सकता हूँ। यूं ही तलब नहीं, यूं ही मेरा जुनून नहीं हो तुम। तुम्हारी आंखों में आंसू देख दिल जलता है मेरा। जी तो करता है कड़ी से कड़ी सज़ा दूं तुम्हें, लेकिन ये सज़ा मेरे लिए ही बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है घुट घुट कर जी रहा हूँ। 4 सांसें तो चल रही हैं, मगर उनमें कोई शोर नहीं है। धनुष की आंखें डबडबा गई थी, गला रुंध गया था, जिसे रोकते हुए उसने वो सब कुछ कह देना चाहा जो सालों से नहीं कह पाया। उसकी आवाज़ में दर्द महसूस कर तविशी की आंखें भी नम हो चुकी थी। वो खुद को ज़्यादा देर रोक न सकी और उठकर उसके पीठ से सर टिका, उसके पेट पर अपने हाथों का घेरा बनाते हुए उससे लिपट गई। धनुष खामोश खड़ा रहा और अब कुछ नहीं कहा। तविशी भी खामोश उससे लिपटी हुई खड़ी रही। धनुष ने उसके हाथों को हटाने के लिए जैसे ही उसके हाथ पर अपना हाथ रखा, अपनी पीठ पर उसकी आंसुओं की गर्माहट महसूस कर ठिठक गया। अचानक ही उसकी आंखें बड़ी हो गई और एकदम से पलट गया, जिसमें तविशी लड़खड़ा गई, मगर धनुष ने उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए बेचैनी से कहा, जान हे आंखें खोलो, विशी आंखें खोलो। उसने फिक्र जताते हुए उसके गाल थपथपाए, मगर तविशी अब उसकी बाहों में झूल गई। धनुष ने उसे उठाया और तेज कदमों से नीचे कमरे में ले आया। उसे बिस्तर पर लिटाकर मैनेजर को फ़ोन किया तो वो कुछ ही समय में डॉक्टर के साथ वहाँ आ गया। डॉक्टर ने विशी को इंजेक्शन दिया और धनुष से कहा, ठीक से खान पान में ध्यान न देने की वजह से कमजोरी आ गई है, ठीक हो जाएगी, कहते हुए कुछ दवाइयाँ देकर चला गया। धनुष ने एक नज़र सोई हुई तविशी को देखा और झुककर उसके माथे को चूमते हुए उसके पास लेट गया। आधे घंटे बाद जब तविशी की आंखें खुली तो अपने करीब धनुष की सांसों की गर्माहट महसूस कर उससे और चिपक गई और उसके सीने पर सर रख लिया। धनुष ने उसे अपने ऊपर खींच लिया और उसके माथे पर होंठ रखते हुए कहा, मैं डर गया था तविशी। तविशी ने अपनी पकड़ मजबूत कर दी, मगर कहा कुछ नहीं। तो धनुष ने कहा, क्या अब तुम ठीक हो, तुम साथ हो तो? तविशी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, वो भी उन निगाहों में जैसे उलझ सा गया। तविशी उसे उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए बोली, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? मेरी 3 शर्तें हैं, धनुष ने गंभीर होते हुए कहा। 3 शर्तें? तविशी हैरानी से बोली, पहली शर्त, तुम उस साइको किलर के मामले से दूर रहोगी और अकेले कहीं नहीं जाओगी। दूसरी शर्त, तुम्हें जब भी कुछ अनएक्सपेक्टेबल लगे तुम मुझसे बात करोगी, हम दोनों साथ में सब ठीक करेंगे। मुझे मंजूर है, तविशी ने कहा तो धनुष मुस्कुरा उठा और तविशी उसकी मुस्कुराहट में खोकर रह गई। सालों बाद वो सच्ची हंसी हंसा था जो कि सुकून दे रही थी। उसने तविशी को अपनी ऊपर ठीक से लिटाया और उसके बालों से खेलते हुए कहा, तीसरी शर्त बाकी है जान। उसने इतनी ठहराव से कहा कि तविशी की पलकें खुद ब खुद झुक गई, मगर वो खुद को संभालते हुए बोली, और वो क्या है? तुमने कहा था कि तुम मेरे बच्चे की अम्मा बनने वाली हो, तो पहले मुझे मेरा बच्चा चाहिए, फिर मैं तुम्हें माफ़ करूंगा। धनुष उसकी निगाहों में दीवानगी और जुनून से झांकते हुए बोला तो तविशी ने उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। धनुष उसका चेहरा उठाते हुए बोला, शर्मा क्यों रही हो? अपने बच्चे के पापा नहीं बनाओगी मुझे? आप कितने बेशर्म हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे? तविशी उसकी गर्दन पर दांत गड़ाते हुए बोले।
धनुष ने अपनी आंखें मूंद ली और उसके अधरों से अपने अधर जोड़ दिए। दोनों की शिकायतें दूर हो चुकी थी और दोनों ने ही एक दूसरे को माफ कर दिया था। धनुष जिसने तविशी की गलती को माफ किया और उसे समझा भी, इसीलिए उनका रिश्ता फिर से नई शुरुआत करने चल पड़ा। मोहब्बत में नाराजगी होती है, शिकायतें भी होती हैं, मगर थोड़ी दूरियों की वजह से दिल के रिश्ते तोड़े नहीं जाते, बल्कि वक्त के साथ उन्हें और मजबूत बनाए जाते हैं ताकि जीवन में खुशियां बनी रहें। खुद को समझने वाले इंसान का साथ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी होता है, मगर सबके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। कोई भी किसी भी चीज़ में बराबर नहीं होता, ना ही परफेक्ट होता है। इसीलिए खूबियों के साथ खामियों को भी अपनाकर उसे परफेक्ट बनाया जाता है, जिससे ज़िंदगी सही बैलेंस बनाकर चले और पास आती छोटी बड़ी चुनौतियों से मिलकर लड़े। तविशी और धनुष भी उसी नैया के खेवैया थे, जहाँ मोहब्बत में नाराज़गी जाहिर करते तो हैं, मगर उससे मुंह मोड़कर रास्ते नहीं बदले। वीर रूपाली को अपने सीने से लगाए लेटा हुआ था, तो रूपाली उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियों को उलझाए हुए बोली, आई लव यू। वीर उसके सिर को चूमते हुए आई लव यू टू कहते हुए उसने अपना चेहरा नीचे झुकाया और उसके कान को अपने होठों से छू लिया। रूपाली उसका स्पर्श पाकर सहर उठी और हड़बड़ा कर बैठी। वीर उसकी हड़बड़ाहट देख हंसते हुए बोला, क्या हुआ? रूपाली शर्म से लाल कुछ कह नहीं पाई और तकिए से मुंह छुपाकर लिया तो वीर ने कहा, देखा वीर की मोहब्बत भरी छुअन का असर, मेरी धड़कन कैसे तेरे छूने से ही लाल तीखी मिर्ची लगने लगती है। वीर प्लीज स्टॉप, कोई आ जाएगा। रूपाली ने उसे देखते हुए कहा तो वीर उसकी बाह थामे अपने करीब करते हुए बोला, जानिया सुनो तो। उसने सरगोशी भरी आवाज में कहा तो रूपाली उसकी आंखों में देखने लगी, जहाँ उसके लिए बेहद प्यार उमड़ रहा था, जिसकी तपिश बर्दाश्त न कर उसने अपनी पलकों पर पहरा लगा दिया। दोनों के चेहरे बहुत पास थे और वीर की गहरी नजरें रूपाली को अंदर तक भेद रही थी। वीर आगे बढ़ता उससे पहले ही उसका फ़ोन बजा, जिसे इग्नोर कर वो फिर से आगे बढ़ने को हुआ कि फ़ोन दोबारा बजा। वीर अब बुरी तरह चिढ़ गया तो रूपाली खिलखिलाकर हंसने लगी। वीर ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब किया और इसका बदला ज़रूर लूँगा कहते हुए फ़ोन कान में लगाया तो हेज़ल की मम्मी का फ़ोन था। वीर, हेलो, कहाँ हो? वीर मुस्कुराते हुए, भाभी कैसी हैं आप? इतने दिनों बाद याद किया? रिंकी घबराई हुई सी बोली। फिर तुम कनाडा में हो क्या? तभी पीछे से रिंकी के पति राज की आवाज़ आई, नहीं मिली? भाभी क्या हुआ, आप लोग किसे ढूंढ रहे हैं? और हेज़ल कैसी है? रिंकी रोते हुए बोली। वीर, हेज़ल सुबह से गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई है। सिंगिंग क्लास से निकलने के बाद घर नहीं पहुंची, पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी। वीर झटके से उठते हुए बोला, भाभी खुद को संभालिए, हेज़ल घर में ही होगी या किसी दोस्त के घर गई होगी। आपने आसपास पता किया कि नहीं? तुम जानती हो ना, वो ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जाती और उसका कोई दोस्त भी नहीं है सिवाय तुम्हारे, लेकिन तुम तो इंडिया में हो। भाभी आप चिंता मत करिए, मैं पता करता हूँ। कहते हुए उसने फ़ोन काट दिया और नंबर्स डायल करने लगा। जब किसी ने कांटेक्ट नहीं हुआ तो वो गुस्से से अपना मोबाइल ज़मीन पर मारने वाला था, मगर मोबाइल नीचे गिरता उससे पहले ही रूपाली ने उसकी कलाई पकड़ रोकते हुए नाम में सर हिलाया तो वीर खुद को संभालते हुए उठ खड़ा हुआ। मैं कनाडा के लिए निकल रहा हूँ, रूपाली हैरानी से बोली। फिर ये क्या कह रहे हो? अभी इस वक्त कैसे वहाँ जा सकते हो तुम? एक काम करो, हम सुबह फ्लाइट लेकर चलेंगे, अभी आधी रात में तुम कैसे जाओगे? फिर अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, रूपाली तुम कह रही हो, तुम जानती हो ना हेज़ल मेरे लिए क्या है? रूपाली उसे समझाते हुए बोली। फिर समझा रही हूँ तुम्हारी बातें, लेकिन तुम प्रैक्टिकल होकर सोचो तो सही, इस वक्त तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। फिर ने अपने सर पर हाथ रख लिया, उसका सर घूमने लगा। वो अपनी आंखें भींचते हुए अपने गले पर हाथ रखकर अजीब से मरोड़ने की कोशिश करने लगा, जिसे देख रूपाली उसे पकड़ते हुए बोली, वीर क्या हुआ? वीर डर से तड़प उठा, रूप जाने दो मुझे। नहीं वीर, रूपाली उस पर पकड़ बनाते हुए बोली, कहा ना जाने दो। कहते हुए वीर ने उसे दूर धकेल दिया तो रूपाली उसकी आवाज़ सुन चिल्लाते हुए बोली, भाई शौर्या, विशी, सभ्यता, जल्दी आओ। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि सब लोग भागते हुए आए और वीर को ऐसे देख धनुष आगे बढ़ा और रूपाली को पीछे होने को कहकर शौर्य के साथ उसके पास जाकर उसे गले से लगा लिया। वीर छूटने की कोशिश करते हुए छटपटा रहा था, लेकिन दोनों की पकड़ इतनी तेज थी कि उसके ऊपर की वीर खुद को छुड़ा नहीं पाया और कुछ देर में शांत हो गया। वो बेहोश हो गया था, जिसे सभ्यता ने इंजेक्शन देकर सुला दिया। तविशी की आंखें खाली थी और वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। हॉल में सभ्यता आकर शौर्य के पास बैठ गई, जो दोनों हाथ घुटने पर रखे सर झुकाए बैठा था। सभ्यता उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, फिर अब ठीक है। उसने जब ब्लड देखा तो उसे उस वक्त तो संभल गया था, लेकिन जब उसके दिमाग पर किसी बात का दबाव पड़ा तो वो खुद को संभाल नहीं पाया। शायद इसीलिए उसे पैनिक अटैक आ गया। रूपाली रोने लगी तो तविशी उसे सीधे से लगाए हुए बोली, वो ठीक है रू, और देखना वो बिल्कुल पहले से अच्छा होगा, जिसके साथ कोई छलावा नहीं होगा। लेकिन उसे यह अटैक अचानक से आया क्यों? ऐसी क्या बात हुई तुम्हारी? रूपाली के ऊपर सबकी निगाहें टिक गई तो उसने कहा, कनाडा से फ़ोन आया था वीर को, जिससे ये पता चला कि हेज़ल गायब हो गई है, इसीलिए वो जाने की जिद करने लगा। मैंने रोकने की कोशिश की, उसके बाद पता नहीं कैसे, कहते हुए रोने लगी।
हेजल, ये वही है ना जिसे वीर सिंगिंग क्लास में मिला था? शौर्य ने कहा तो रूपाली ने हाँ में सर हिला दिया। धनुष उठकर वीर के कमरे में गया, जिसे देखकर अपनी आंखों में आई नमी को छुपाते हुए वो उसके हाथ पर सर पर हाथ रखकर उसके माथे को चूम बाहर निकल गया, जहाँ तविशी आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रही थी। धनुष वहां से अपने कमरे में चला गया और तविशी उसके पीछे। रूपाली को सभ्यता ने संभाला और उसे अपने साथ अपने कमरे में सोने को कहा और शौर्य वीर के साथ सोने चला गया। तविशी जब कमरे में आई तो धनुष अपनी आंखों को बंद करके बेड पर अधलेटा हुआ था। तविशी बिस्तर में आई और धीरे से धनुष की तरफ पीट कर साइड में लेट गई। तभी उसे अपने ऊपर भार महसूस हुआ। उसने पलटकर देखा तो धनुष उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाए उससे लिपटा हुआ था। सुबह सवेरे जब वीर की नींद खुली तो वो सामान्य हो चुका था। किसी ने भी रात के बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन वीर भूला नहीं था हेजल के बारे में। इसीलिए उसने राज को फ़ोन लगाया तो पता चला वो अब तक नहीं मिली है। उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है, मगर अब तक उसका पता नहीं चला। ये सुनकर वीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और जाने के लिए पैकिंग करने लगा। किसी ने भी उसे जाने से रोका नहीं, लेकिन धनुष ने बड़ी ही कठोरता से उसे हिदायत दी कि उसके साथ शौर्य, सभ्यता और रूपाली भी जाएगी और उसे उन तीनों की बात माननी होगी। उसके बिना वो कहीं नहीं जाएगा। वीर को उसकी बात माननी पड़ी और वो चारों तविशी और धनुष से मिलकर कनाडा के लिए निकल गए। धनुष ने भी जल्दी आने का कहकर उन्हें भेज दिया और किसी को कॉल करके कहा, नज़र रखना उन पर। अगर किसी को इस बार खरोंच भी आई तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। उधर से कुछ कहा गया, जिसे सुन धनुष ने फ़ोन जेब के हवाले किया और तविशी को लेकर शिमला के लिए निकल गया। शिमला दोनों साथ यूनिवर्सिटी के लिए निकल पड़े थे। तविशी उसकी बाजू पर सर टिकाए बैठी हुई थी और धनुष उसे मुस्कुराते हुए ड्राइव कर रहा था। तभी उसका हाथ फिसल गया और गाड़ी दूसरी ओर मुड़ गई, जिसके झटके से ब्रेक लगाते हुए धनुष ने रोक दिया। तविशी भी असमझ से उसे देखने लगी। उसे भी समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत निकलना, कहते हुए धनुष बाहर निकल गया और दरवाज़ा लॉक कर दिया। उसने सबसे पहले गाड़ी के पहिए चेक किए तो वो ठीक था, लेकिन रास्ते में कुछ तो आया था जिससे उसका बैलेंस बिगड़ा था। उसने घूमकर चारों ओर देखा तो हैरान रह गया। उसके दाएं तरफ एक ढलान था जहाँ किसी का चेहरा दिखाई दे रहा था। वो आगे बढ़ने को हुआ कि तविशी ग्लास नीचे करके उसे आवाज़ देने लगी, सूर्यवंशी साहब कहाँ जा रहे हो? दरवाज़ा खोलो ना। तुम रुको, मैं आता हूँ, कहते हुए वो ढलान में उतरने लगा और जैसे ही उस चेहरे के करीब आया उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और नंबर डायल कर वहाँ का एड्रेस बता दिया। फिर ध्यान से नीचे देखने लगा, जहाँ एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का सर पड़ा हुआ था, जिसका धड़ अलग था मगर वहाँ मौजूद नहीं था। उसके दोनों आंखों की पुतलियां गायब थी और नाक भी एक तरफ से कटा हुआ था। कानों को जैसे किसी नुकीले दांतों वाले जानवर से नोचवाया गया था और गालों पर लंबे लंबे चीरे लगे थे। चेहरा इतना बिगड़ा था जिससे उसकी शनाख्त कर पाना मुश्किल था। उसने गहरी सांस भरी और कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर वापस मोबाइल रख गाड़ी की ओर बढ़ गया। इस वक्त तविशी को साथ लेकर तहकीकात करना सही नहीं था, इसीलिए उसने घर वापस जाना ही सही समझा। डोर अनलॉक कर वो जैसे ही अंदर बैठा, तविशी झट से बाहर निकल गई। धनुष उसे आवाज़ देता रहा मगर उसी ढलान पर चली गई जहाँ धनुष गया था। वो भी उसके पीछे गया तो देखा वो उसी सर को देख रही थी। उसने अपनी मुट्ठियाँ भींची, इधर उधर देखने हुए बोली, आपको पता है वो हमारे आसपास ही है और आप बिना कुछ जाने ऐसे ही जा रहे हैं? धनुष उसकी कलाई पकड़ते हुए बोला, इस वक्त हमारा उससे सामना होना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए इसे बाद में देखेंगे, पहले मेरे साथ चलो, समझाता हूँ। वैसे भी उसकी नज़र हम पर ही है, कहते हुए उसने उसका हाथ पकड़ा और गाड़ी की ओर बढ़ गया। तविशी झुंझलाते हुए बोली, आखिर कब तक क्यों भागते रहेंगे? हमें अब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ करेंगे, मगर वो इतना शातिर है कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, इसीलिए ठंडे दिमाग से काम लो, थोड़ा सब्र करो, हम ज़रूर उस तक पहुँच जाएंगे। तनुष उसे पैसेंजर सीट पर बिठाते हुए बोला, ड्राइविंग सीट संभाल ली। उनके जाते ही ढलान के नीचे एक शख्स ऊपर आया, जिसका पूरा शरीर काले कपड़ों में लिपटा हुआ था। उसने सीटी बजाई जिससे किसी गाने को धुन थी और उस कटे सर को फुटबॉल की तरह जोर से किक मार दी, जिससे सिर सीधे खाई में जा गिरा और लुढ़कता देख वो जोर जोर से हंसने लगा, साथ ही ताली भी बजाने लगा। उसकी हंसी वाकई भयानक थी कि कोई इस वक्त उसे देखता तो खौफ से दहल उठता। फ्लाइट जैसे ही कनाडा लैंड हुई, वीर ने एयरपोर्ट से बाहर आते ही किसी को फ़ोन करते हुए कहा, 1 घंटे में म्यूज़िक एकेडमी में आकर मिलो मुझसे। कहते हुए उसने फ़ोन रख दिया और उन तीनों के साथ घर के लिए निकल गया जहाँ वो रहता था। 1 घंटे बाद वो सिंगिंग क्लास के ऑफिस में बैठे थे, जहां राज, रिंकी और जय के साथ 2 ऑफिसर भी थे। वीर ने बात की तो मालूम पड़ा कि हेजल ड्राइवर के साथ रात को 8 बजे घर के लिए निकली थी, लेकिन ना ड्राइवर का कुछ पता चला है ना ही हेजल का, बल्कि गाड़ी जंगल वाले रास्ते पर खड़ी मिली थी जिस पर एक भी खरोंच नहीं आई थी। मगर ताजुब की बात यह थी कि ड्राइवर लापता था, साथ ही हेजल भी, जिसका बैग और छोटा सा टेडी जिसे वो हमेशा अपने पास रखती थी वो भी गायब था। वे खुद पर बहुत मुश्किल से काबू कर रहा था। शौर्य ने मिस्टर वॉन को कॉल करके यहाँ बुला लिया था ताकि वो अपने आदमियों की मदद से हेजल की तलाश कर सके। उन्होंने पहले उसे आसपास के एरिया में ढूंढना तय किया और निकल पड़े
अलग अलग दिशाओं में। शाम होते होते जब कोई सुराग नहीं मिला तो वो सब जंगल के रास्ते निकल गए जहाँ गाड़ी मिली थी। वो गाड़ी अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसके चारों ओर नो एंट्री का बोर्ड लगा था। वीर और शौर्य अंदर गए और गाड़ी को लेकर आसपास की जगह की पूरी जांच पड़ताल करने लगे, मगर उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे हेजल तक पहुंचने का कोई क्लू मिले। वो जाने को मुड़े ही थे कि वीर और शौर्य के कान खड़े हो गए। उन्होंने कुछ तो सुना था, पर क्या नहीं मालूम। दोनों ने एक दूसरे को देखा और रूपाली और सभ्यता को जय के साथ वापस भेज दिया। शौर्य की मौजूदगी में दोनों चले गए थे, लेकिन दिमाग अब भी वहीं अटका हुआ था। वीर और शौर्य ने अपनी आंखों में शेड चढ़ाए और एक दूसरे के विपरीत रास्ते पर धीमी गति से चलने लगे। कुछ दूरी पर जाकर वीर के कदम ठिठक गए। उसने एक लंबी सांस खींची, फिर खुद को रोकते हुए कहा, नहीं, वहम होगा। फिर अपने पॉकेट में रखी एक छोटी सी शीशी को निकालकर नाक के पास करके सूंघा, फिर जेब में रखते हुए आगे बढ़ गया। तभी उसे सामने एक आकृति से दिखाई दी, जिसे देख उसने शौर्य को फ़ोन किया। शौर्य जो उसके फ़ोन आने पर रुक गया था, उसने फ़ोन उठाया तो वीर की आवाज़ आई, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। शौर्य भी उसी तरह बोला, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। वीर, अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। शौर्य, ये मंजिलें हैं प्यार की, ना हम समझ सके ना तुम। वीर अपने कदम पीछे लेते हुए धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले, सुन ना ले, कोई सुन ना ले। शौर्य दाहिनी ओर मुड़ते हुए, सेठ से कलियां चुन ना ले, चुन ना ले, कोई चुन ना ले। वीर और शौर्य मुस्कुराते हुए सामने खड़े थे, मगर उनके बीच एक बड़ा सा पेड़ था, जिसकी एक तरफ पीले रंग का कपड़ा सा उड़ता हुआ दिखाई दिया तो दोनों एक साथ उस कपड़े पर झपटे। लेकिन ये क्या, वो सिर्फ कपड़ा था, कोई आदमी नहीं। तभी किसी ने उनके सर पर कुछ गिराया, जिससे उन दोनों की नजरें ऊपर उठ गई। ऊपर पेड़ पर एक आदमी बैठा था, जिसके हाथ में चाकू और चेहरा मास्क से ढका हुआ था। उसने पेड़ के पत्तियों को दोनों पर गिराया और उस पर लाइटर फेंक दिया, जिससे पत्तों में आग पकड़ ली और जलने लगी। दोनों वहां से हटे और उसे पकड़ने को जैसे ही पेड़ पर चढ़े, वो आदमी किसी बंदर की तरह उछलते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा लटका और वैसे ही भाग निकला। वीर शौर्य के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, ये किसी सर्कस का खिलाड़ी है क्या? मुझे भी यही लगता है, शौर्य को सोचते हुए बोला। चलो, ये तो गया हाथ से, हमें और अंदर जाना होगा। वो यहाँ से दाईं तरफ गया है, मतलब हमें बाईं तरफ जाना होगा। वीर ने उंगली से इशारा करते हुए कहा। हमें भटकाने की कोशिश अच्छी थी, मगर अफसोस हम उसके बाप हैं। ऐसे ही जंगलों में रेसिंग नहीं करते। कहते हुए शौर्य ने झुककर अपने शू लेस बांधे और खड़ा हो गया। वीर ने भी अपनी बाजू पर शर्ट की बाहें चढ़ाई और अपनी घड़ी में लगे बटन्स दबाते हुए रेडी हो गया। चले, कहते हुए दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर दौड़ने वाले पोज में आकर एक साथ उस जंगल के भीतर की ओर दौड़ने लगी। रास्ते नहीं मालूम थे, मगर अंदाजा था उन्हें जंगलों में विचरण करने का, इसीलिए वो सर पर भाग रहे थे। करीब 5 मिनट लगातार दौड़ने के बाद वो एक सुनसान जगह आकर रुकी, जहाँ पर पेड़ नहीं, सिर्फ झाड़ियाँ थी। ये झाड़ियाँ हरी नहीं, गुलाबी रंग की थी। उन झाड़ियों को देख वीर के जहन में कुछ घूमा, लेकिन उसने अपना सर झटक दिया और आगे बढ़ा। उस झाड़ी को देखने लगा जहाँ झाड़ियों से अजीब सी स्मेल आ रही थी। वो उन झाड़ियों में घुसता उससे पहले शौर्य ने उसे रोकते हुए कहा, वीर रुको, पहले मुझे चेक करने दो, फिर हम इसे हाथ लगाएंगे। बिना कुछ जाने हमारा छूना नहीं, कहीं हमारे लिए कोई खतरा ना पैदा कर दे। तुम सही कहते हो। कहते हुए वीर पीछे हटा। ने अपने जेब से हैंड प्रोटेक्टिव पॉलीथीन निकाल उसे पहन लिया और वीर को भी दे दिया। फिर उन झाड़ियों को एक एक करके हटाने लगा। झाड़ियाँ बहुत घनी थी, मगर थोड़ी मशक्कत के बाद सब साफ नजर आने लगा। जो झाड़ी के बीच मौजूद था, दोनों ने देखा तो हैरान रह गए। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब इन झाड़ियों के बीच एक पेटी जैसा लकड़ी का कुछ रखा था, जिसे खोलकर देखते ही दोनों के होश उड़ गए। इधर सभ्यता और रूपाली भी हेजल के बारे में पता कर रहे थे, जैसे उसके स्कूल और कोचिंग वाले स्थान से लेकर पार्क में भी, जहाँ वो खेलने जाया करती थी। हालांकि वो अकेले ही वहाँ रहती थी, मगर फिर भी कोई तो क्लू वहाँ से भी मिल सकता था। इसीलिए वो सब जगह जानकारी जुटा रही थी। उसके मम्मी पापा के साथ मिलकर उन्होंने वो सारी जगह छान मारी जहाँ उसके होने की उम्मीद थी, मगर वो कहीं भी नहीं मिली। राजू और रिंकी की हालत अब बहुत ख़राब हो चुकी थी। उसकी बेटी 2 दिन से गायब कहीं थी। कुछ बुरा ना हो सोचकर ही उनकी धड़कनें बढ़ी जा रही थी। आखिर में जब रिंकी खुद को संभाल नहीं पाई और बेहोश होकर गिर गई, तो वो सब उसे लेकर घर आ गए, जहाँ हेजल रहती थी। सभ्यता रिंकी का ध्यान रखने लगी तो रूपाली घर का जायजा लेने लगी। क्या पता यहीं से कुछ मिल जाए, मगर यहाँ भी कुछ नहीं मिला। आखिर में रूपाली हेजल के कमरे में गई, जहाँ पर उसकी बहुत सारी तस्वीरें टंगी हुई थी, साथ ही बहुत सारे खिलौने भी थे। रूपाली एक एक चीज़ को छूकर देख रही थी। उसने जैसे ही एक टेडी को उठाया, राज उसी वक्त कमरे में आ गया और वहाँ से ले गया कि वीर और शौर्य आ गए हैं। रूपाली ने एक नज़र पलटकर उस कमरे को देखा और बाहर निकल गई। वहीं उनके निकलते ही राज ने दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए वहां से चला गया। रिंकी होश पे आ चुकी थी और वीर शौर्य भी आ चुके थे। राज और रिंकी को समझाकर वो अपने घर के लिए निकल गए, मगर रूपाली के दिमाग में बार बार वो कमरा ही आ रहा था।
कहीं उससे कुछ छूट तो नहीं रहा। कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद की। वीर के कंधे से सर टिका लिया तो वीर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो हेजल को लेकर बहुत परेशान था, लेकिन परेशान होकर वो शायद ही उस तक पहुंच पाएगा। और वैसे भी वो सिर्फ अकेला नहीं है, उसके साथ और भी लोग जुड़े हैं जो उसे सही सलामत देखकर ही सुकून भरी सांस लेते हैं। शिमला। तविशी और धनुष यूनिवर्सिटी पहुंचे तो वहाँ एक अलग ही होड़ मची हुई थी। कैंपस में जमी भीड़ को देख वो अंदर गए तो वहाँ का नज़ारा देख दंग रह गए। तविशी हैरानी से बोली, ये तो शिट, फिर से वही सब शुरू हो गया। आखिर ये कैसे हो सकता है? इस बार तो मैं ये होने नहीं दूंगी। किसी भी हाल में इसकी जड़ तक पहुंचना ज़रूरी है। तुम यहीं रुकना, कहीं मत जाना, मैं आता हूँ। कहते हुए धनुष ने उसके गाल पर हाथ रखा और तेज कदमों से उस ओर चला गया जहाँ से कैंपस का आखिरी छोर शुरू होता था। तविशी भीड़ के बीच ज़मीन पर गिरी उस लड़की को देख रही थी जिसका चेहरा अब तक बालों से ढका हुआ था। पुलिस वाले भी आ चुके थे और अपनी तहकीकात कर रही थी। वो आगे बढ़ी तो एक ऑफिसर ने उस लाश के पास जाने से रोक दिया। इसे देखते ही अभय उनके पास जाकर बोला, एक्सक्यूज़ मी सर, ये मिसेस सूर्यवंशी हैं, तो मुझे नहीं लगता आप इन्हें रोक सकते हैं। अभय का इतना कहना था कि तविशी के होंठों पर मुस्कुराहट तैर गई, मगर इंस्पेक्टर अभय को अजीब नजरों से देखने लगा। आइए मैम, कहते हुए अभय ने उसे आगे जाने का इशारा किया तो तविशी उसके साथ चलने लगी। ये कैसे हुआ? तविशी ने पूछा तो अभय ने जवाब दिया, जब कॉलेज का गेट खुला तो वॉचमैन ने किसी की आवाज़ सुनी और जब वो आवाज़ की दिशा में बढ़ते हुए यहाँ पहुँचा तब तक ये लड़की ऊपर टेरेस से जंप कर चुकी थी। कहते हुए तविशी ने अपने हाथों में ग्लव्स पहने और उस लड़की के चेहरे पर आए बालों को जैसे ही हटाया, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने अभय से कहा, ये तो वही है ना जो उस दिन? हाँ, रोज़ा नाम है इसका। जिस दिन विनी को रेस्टिकेट किया गया उस दिन ये मेरे पास आई थी कि मैं विनी के लिए प्रोफेसर सूर्यवंशी से बात करूं, मगर उनसे बात करने की हिम्मत तो प्रिंसिपल में भी नहीं होती। मैं कैसे करता? उस दिन ये खामोश रहने लगी, फिर पता नहीं आज क्या हुआ कि इसने ये कदम उठा लिया। अभय बिना किसी भाव के बोला तो तविशी उसका चेहरा देखने लगी। इसने कहा था ये तुम्हें पसंद करती है। तविशी उस पर पैनी निगाह डालते हुए बोली तो अभय ने तुरंत कहा, पसंद और प्यार में फ़र्क होता है मैम, और वैसे भी उस तरह से मैंने कभी इससे बात भी नहीं की। ओके, मुझे इसकी डिटेल्स चाहिए, तुम दे सकते हो? तविशी वहाँ से आगे बढ़ते हुए बोली। श्योर मैम, कहते हुए अभय भी अपने दोस्तों के पास जाकर खड़ा हो गया और तविशी इंस्पेक्टर से बात करने लगी। वहीं धनुष यूनिवर्सिटी के आखिरी हिस्से में आ चुका था जहाँ इस वक्त कोई भी नहीं था। वो इधर उधर घूमते हुए हर वो जगह तलाश कर रहा था जहाँ उसे किसी की होने की उम्मीद थी, मगर उसे ऐसा कोई भी नहीं मिला जिससे रोज़ा की मौत का कारण पता चल सके। टेरेस से उतरकर जैसे ही जाने लगा उसकी नज़र सौर ऊर्जा के बीच में पड़ी एक चीज़ पर गई। उसने वो चीज़ संभाल कर उठाई और उसे देखते हुए अपने पॉकेट में रख लिया। फिर सबके बीच चला गया जहाँ तविशी इंस्पेक्टर से बात करके उसके पास आई और उसे वो सारी बातें बताई जो उसे पता चली थी। रोज़ा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई ताकि जांच पड़ताल अच्छे से हो और इससे बाकी स्टूडेंट्स को कोई परेशानी ना हो। कनाडा। हेलो इंस्पेक्टर जॉर्डन, वीर शेखावत। कहते हुए वीर ने इंस्पेक्टर से हाथ मिलाया तो इंस्पेक्टर ने भी गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए कहा, मिस्टर शेखावत, हम आपको झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते, लेकिन बच्ची का कहीं पर भी पता नहीं लग रहा है। पूरे एरिया में छानबीन कर लिया कि कुछ तो सबूत मिले, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल रहा। मगर आप घबराइए नहीं, हम कोशिश करते रहेंगे। बिना मुजरिम को सज़ा दिलाए चैन से तो नहीं बैठेंगे। इंस्पेक्टर जॉर्डन ने कहा तो हाँ कहते हुए वीर हेडक्वार्टर से बाहर निकल गया। इस वक्त वो अकेले ही आया हुआ था। शौर्य घर पर था क्योंकि उसे बहुत सी गुत्थी सुलझानी थी। वो एक कड़ी को जोड़कर देख रहा था। तभी रूपाली उसके पास बैठते हुए बोली, शौर्य भाई, मुझे कुछ डाउट है, क्लियर करूं? रूप ने कहा तो उसने हाँ में सर हिला दिया। शौर्य ने लैपटॉप और पेपर्स एक तरफ रखते हुए कहा, अगर तुम्हें हेजल के मम्मी पापा पर शक है तो हम उसे दूर कर सकते हैं। कैसे? रूपाली ने कहा, उनके घर की छानबीन करके। सभ्यता ने कहा, जिसके हाथ में इस वक्त चाय की ट्रे थी। उसने दोनों को चाय दी। तभी वीर भी वहाँ आ गया। सभ्यता ने उसे भी चाय दी और खुद भी कप उठाकर बैठ गई और वीर को गौर से देखते हुए बोली, वीर भाई, आपको हमारा एक काम करना होगा। कैसा काम? वीर ने पूछा। कल हेजल को ढूंढने आपको उसके मम्मी पापा के साथ जाना होगा ताकि हम उनके घर की तलाशी ले सकें। सभ्यता ने कहा तो वीर उन तीनों को देखने लगा। शौर्य वीर समझाते हुए बोला, रूप को वहाँ कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसीलिए हमें यह करना होगा। वीर ने रूपाली को देखा, फिर कहा, ठीक है, लेकिन वो उसके मम्मी पापा हैं। देखा ना वो कितनी परेशान है। परेशानी की वजह कुछ और भी हो सकती है, रूपाली ने तपाक से कहा। डॉक्टरगिरी शुरू हो गई इसकी। वीर बड़बड़ाया तो रूपाली की आंखें सिकुड़ गई। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए। कहते हुए रूपाली वहाँ से उठकर अपने कमरे की ओर चली गई। होए मेरी हाई स्पीड धड़कन, रूप, मजाक था यार। कहते हुए वीर उसके पीछे उसे मनाते हुए चला गया। इतनी सी बात पर कौन नाराज़ होता है यार, कहते हुए वो झुंझला उठा। सभ्यता ने हंसते हुए दोनों को देखा और जैसे ही उठी शौर्य ने उसकी कलाई पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया, जिससे वो संभल नहीं पाई और उसके सीने पर जा गिरी। क्या कह रहे हो, छोड़ो। वो उसके ऊपर से उठते हुए बोले तो शौर्य उसकी कमर पर अपना हाथ लपेटते हुए बोला, अपने दिलरुबा से इश्क फरमाएंगे अब तो। वेरी फनी।
बड़े हैं इश्क फरमाने वाले। सभ्यता मुंह बिगाड़ कर बोली तो वह हंस पड़ा, मगर कुछ देर हंसने के बाद उसकी आंखें भर गई और उसका हंसना रोने में बदल गया। शौर्य के चेहरे पर खिली हंसी देख सभ्यता मुस्कुरा उठी थी, मगर उसके हंसते हंसते रोने पर वो घबरा भी उठी। फिर उस पर अपनी पकड़ मजबूत करके उसका चेहरा अपने सीने में छुपा लिया। शौर्य उसके गले लगकर रोने लगा। जारी है।